जय सिया राम साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग पृथ्वी को पढ़ेंगे। पृथ्वी से संबंधित सारे फैक्टों को हम लोग एक ही स्लाइड में लगभग समाप्त करने वाले हैं। और इस क्लास को यदि आपने देख लिया तो पृथ्वी से संबंधित लगभग चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। बाकी पृथ्वी के इतिहास को मैंने बताया ही है और आने वाले समय में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी देखा जाएगा। ठीक, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। साथियों, पृथ्वी को हम लोग कुल मिलाकर जिस प्रकार बुध शुक्र को हम लोगों ने पढ़ा था, उसी प्रकार पृथ्वी के सारे फैक्टों को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला भाग क्या होगा, पहले तो ये देख लीजिए पृथ्वी। अब पृथ्वी का 3 प्रकार का विभाजन हम लोग अपने हिसाब से, पढ़ाई को सरल बनाने के हिसाब से 3 भागों में हम इसको बांटेंगे। ठीक, पहला क्या होगा, तो पहला होगा समय। अभी देखते चलिए, बस सिर्फ देखते चलिए। दूसरा है बनावट और तीसरा भाग है विशेषता। ठीक, विशेषता। पृथ्वी की उम्र टोटल 4 अरब 60 करोड़ वर्ष मानी जाती है, ये आपको पता ही है। और इस समय जो वर्तमान आयु हो वह 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है। और पृथ्वी की टोटल उम्र जो है वह सूर्य की उम्र पर डिपेंड है, क्योंकि जब सूर्य ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी कहाँ से रहेगी। सूर्य जब अपने लास्ट समय पे आएगा उसी समय पृथ्वी भस्म हो चुकी होगी। ठीक, तो ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पता ही होगा। अब समय में मैंने रखा है क्या, सूर्य से दूरी पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है परिक्रमण और तीसरा है परिभ्रमण। ठीक, बस इसी हिसाब से आपको पढ़ना है, नहीं तो आप पूरा इतने फैक्ट होते हैं पृथ्वी के सब गुड़ गोबर कर देंगे। अगर इस प्रकार पढ़ेंगे कुछ भी आपसे नहीं मिस होगा, यह मेरी गारंटी है। ठीक, पहला बनावट में क्या क्या देखेंगे हम लोग, तो बनावट में सबसे पहले तो आकार देखेंगे। दूसरा है द्रव्यमान। तीसरा क्या है भाई, तीसरा है द्रव्यमान के बाद तीसरा है घनत्व। चौथा है आयतन। ये 4 फैक्ट हम लोगों को बनावट में देखना है। 2 फैक्ट इसी में और डाल लीजिए। एक है क्षेत्रफल। छठवां है परिधि। ये 6 फैक्ट साथियों हम लोगों को बनावट में देखना है। एक और है व्यास। ये कुल 7 फैक्ट हम लोगों को बनावट में देखना है। विशेषता में हम लोगों को क्या क्या देखना है, तो पहला इसमें देखना है पलायन वेग। दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे तापमान। तीसरा इसमें देखेंगे हम लोग झुकाव। तीसरा क्या है, झुकाव। चौथा है, झुकाव के बाद चौथा है उपग्रह। पांचवा है पलायन वेग हो गया, तापमान हो गया, झुकाव हो गया, उपग्रह हो गया और वायुमंडल।
वायुमंडल, वायुमंडल, इतनी सारी चीजों को, एक चीज और है, झुकाव हो गया, उपग्रह हो गया, तापमान हो गया, पलायन वेग हो गया, और ये एक है गुरुत्व। गुरुत्व, ये 6 फैक्ट हम लोग विशेषता में देखेंगे। इतनी चीजें आप यदि आपको समझ में आ गई तो अब पृथ्वी के बारे में विशेष कुछ है ही नहीं है। ठीक, अब देखिए सूर्य से दूरी, जो पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। कितना है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, बीच की दूरी। अधिकतम जो दूरी है वह 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है, जिसे अपसौर कहा जाता है। अपसौर का मतलब कि दूर, जब पृथ्वी सूर्य से जब सबसे अधिक दूर होती है, मतलब कुछ कहानी ऐसी है, यहां देखिएगा, ये सूर्य मान लीजिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब जब पृथ्वी चक्कर सूर्य का काटती है ना, तो कभी कभी करीब ऐसे आ जाती है, तो कभी दूर हो जाती है, कभी करीब होती है पृथ्वी, तो कभी दूर होती है। जैसे इधर थोड़ा दूर है, इधर करीब आ गई है, तो कभी दूर कभी करीब होती है। तो जब सबसे अधिकतम दूरी पे होती है तो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है पृथ्वी सूर्य से, इसे अपसौर कहा जाता है। और जब नजदीक होती है पृथ्वी सूर्य के, तो उसे उपसौर कहा जाता है, मतलब ऊपर आ गई है सूर्य, मतलब कहिए कि पृथ्वी को ऊपर आ गया है, बस याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, तो उसे उपसौर कहा जाता है। ये अपसौर वाली जो स्थिति है, मतलब जो जब सूर्य दूर रहता है, यह घटना होता है 4 जुलाई को। और जब करीब होता है, उपसौर वाली स्थिति जब है, जब 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर सूर्य दूर होता है पृथ्वी से, तो उसे उस दिन 3 जनवरी होता है, उसी को उपसौर कहा जाता है। ठीक, तो दूरी से संबंधित आपको बस इतना ही ध्यान देना है, उपसौर अपसौर। अपसौर दूर होगा, उपसौर नजदीक होगा। ठीक, दूसरा है परिक्रमण, मतलब सूर्य का पूरा परिक्रमा पृथ्वी कितने दिनों में करती है भाई? सिंपल सी बात है, तो 1 साल 365 दिन, मतलब कहिए कि एक दिन का चौथाई हिस्सा लेती है, 365 ही मान के चलिए, 365 दिनों से कुछ अधिक समय लेती है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर काटने में। सिंपल, कुछ नहीं है यहां। तो तीसरा है इसमें परिभ्रमण। परिभ्रमण क्या है? कुछ नहीं है, ये जब पृथ्वी अपने अक्ष पे चक्कर काटती है, जिसे कि परिभ्रमण कहा जाता है, जो 1 दिन का होता है लगभग। एग्जैक्ट माने तो ये 1 दिन का नहीं होता, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है। कितना? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर काट लेती है। ठीक, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर काट लेती है, जिससे दिन और रात होता है। इसे परिभ्रमण कहा जाता है पृथ्वी का। अब आ जाइए बनावट वाले में। समय वाले को देख लिया हम लोगों ने, अब बनावट वाले में आ जाइए। तो आकार देख लेते हैं। पृथ्वी का जो आकार है साथियों, 5वां स्थान है। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा आकार में अरुण है, और चौथा वरुण है, 5वां पृथ्वी है। ठीक, ये आकार में स्थान रखता है, पृथ्वी का आता है। द्रव्यमान पृथ्वी का कितना है भाई? तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है साथियों, वह है 5.9722 गुणित 10⁻24 किग्रा। ठीक, किग्रा कितना है? 5.9722 को 9722 मत पढ़िए, सीधा 9722 पढ़िए। 5.9722 गुणित 10⁻24 किग्रा इसका द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक, घनत्व तो कितना है? तो घनत्व तो 5.52 ग्राम घन सेंटीमीटर है।
घनत्व इसका लगभग बुध के आसपास, बुध का 5.5 ग्राम था, इसका 5.52 ग्राम घन सेंटीमीटर है। बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक, आयतन कितना है, एग्जैक्ट आयतन कितना है, तो एग्जैक्ट आयतन है 10.83 गुणित 10⁻24 लीटर। कितना है, 10.83 गुणित 10⁻24 लीटर है। द्रव्यमान किग्रा में है, 5.9722 गुणित 10⁻24 किग्रा है। ये आयतन है, ये आयतन है पृथ्वी का। ये कितना है, 10.83 गुणित 10⁻24 लीटर है। ठीक, क्षेत्रफल पृथ्वी का कितना है, तो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल साथियों 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है पूरा पृथ्वी का क्षेत्रफल। इसमें से 36 करोड़ 11 लाख वर्ग किलोमीटर जल है, 71.8% लगभग, और वहीं 14 करोड़ 89 लाख वर्ग किलोमीटर पर स्थल पाया जाता है पृथ्वी पर। 51 करोड़ टोटल है, 51 करोड़ में से 2 खंडों में पृथ्वी का जल और स्थल में बटा हुआ है। ठीक, छठवां है बनावट में परिधि। परिधि जो है पृथ्वी का वह 40,076 किलोमीटर है। कितना है, 40,076 किलोमीटर पृथ्वी का पूरा परिधि है। परिधि किसको कहा जाता है, इसको ग्लोब पे थोड़ा देखिए। पृथ्वी का जो परिधि है ये भूमध्य रेखी परिधि है। मतलब आप पृथ्वी को ना जब ऐसे नापेंगे, इस प्रकार का परिधि यही होता है ना, चारों तरफ पृथ्वी को इस प्रकार नापेंगे, ये भूमध्य रेखा वाला एरिया है। जब ऐसे नापेंगे तो 40,076 किलोमीटर आएगा, ऐसे चारों तरफ नापेंगे तो। अब अगर पृथ्वी को ऐसे नापेंगे, इस प्रकार पृथ्वी को नापेंगे, ध्रुवी परिधि को, ये ध्रुव है दोनों ना, ये ध्रुव है दोनों। अब ऐसे पृथ्वी को नापेंगे तो इसका जो परिधि है वह 40,008 किलोमीटर ही है। 68 किलोमीटर कम है, इससे कम क्यों है आगे देखेंगे हम लोग। ठीक, तो कितना है, 40,076 किलोमीटर भूमध्य रेखी परिधि है पृथ्वी की, और ध्रुवी परिधि को नापेंगे तो 40,008 किलोमीटर है। 68 किलोमीटर भूमध्य रेखी परिधि से कम है। ठीक, ये परिधि हो गई। व्यास देख लेते हैं। व्यास पृथ्वी का 12,755.6 किलोमीटर है, यानी कि टोटल 12,755 किलोमीटर मान लें हम लोग। ये भूमध्य रेखी परिधि है, भूमध्य रेखी व्यास है। मतलब फिर देखिए ग्लोब को, ये भूमध्य रेखी पूरा परिधि है। अगर इसको बीच से ऐसे नापा जाए, बीच से एकदम बीच से नापा जाए, उसे भूमध्य रेखी परिधि कहा जाता है। विषुवत रेखी परिधि या भूमध्य रेखी परिधि कीजिए, इस रेखा इस पार से इस पार कर दिया जाए एक क्षण डाल के, तो वो जो नाप है वो 12,755 किलोमीटर है। और यही अगर इसे खड़ा पे नाप दिया जाए, खड़ा पे भाई, जैसे ध्रुवी परिधि है तो ऐसे ध्रुवी व्यास भी होगा इसका। तो जो ध्रुवी व्यास है वो 12,712 किलोमीटर ही है। मतलब लगभग 43 किलोमीटर ध्रुवी व्यास कम है। ये कौन सा है, भूमध्य रेखी व्यास है। 12,712 किलोमीटर क्या कौन सा व्यास है, ध्रुवी व्यास, क्योंकि ध्रुवी परिधि ही कम है ना। जब परिधि ही कम है तो व्यासो कम होगा। बड़ा सिंपल है, आगे देखेंगे डिटेल में, टेंशन मत लीजिए, अभी आगे देखेंगे। यहां पहले आप पूरे परिचित हो जाइए पृथ्वी से। ठीक, तो ये व्यास रहा। अब देखेंगे विशेषता क्या है इसकी भाई। तो पहला है पलायन वेग। पलायन वेग पृथ्वी का कितना है, तो 11.2 किलोमीटर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका पलायन वेग है पृथ्वी का। मतलब पृथ्वी से कोई भी चीज फेंकिए ऊपर या ढेला मारिए, यदि आपके हाथ में इतनी रफ्तार हो जाए कि 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर के ऊपर आप फेंक दे, तो वह ढेला आपका, वह वस्तु जिसे आप फेंक रहे हैं वह पृथ्वी पे दोबारा नहीं गिरेगी,
चली जाएगी अंतरिक्ष में। इसी कारण से जो सैटेलाइट, जो भी यानों को लॉन्च किया जाता है, जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, जब उसको सौरमंडल, पृथ्वी को वायुमंडल से बाहर निकालना होता है, तो उसकी रफ्तार, उन यानों की रफ्तार 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के ऊपर होती है। ठीक, ये पलायन वेग है। दूसरा है इसका तापमान। पृथ्वी पे इस समय औसत तापमान जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। 16 डिग्री आप कहेंगे सर ये कैसा बता रहे हैं आप, कहीं कहीं तो 50 चला जाता है, कहीं कहीं तो माइनस में चला जाता है। ये पृथ्वी का टोटल औसत तापमान है, चाहे कहीं 50 प्लस में चला जाए, कहीं चाहे माइनस में चला जाए तापमान। पूरे साल का जोड़कर, पूरे पृथ्वी के तापमान को जोड़कर ये औसत निकाला गया है कि पृथ्वी का औसत तापमान इस समय 16 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जा चुका है। ठीक, झुकाव है। झुकाव कितना है? तो झुकाव जो है पृथ्वी का वो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे पृथ्वी झुकी हुई है। ये क्या कहानी है? बड़ा सिंपल कहानी है। ये देख रहे हैं पृथ्वी, ये दोनों ध्रुव है, थोड़ा तिरछा दिख रहा है पृथ्वी। ऐसे अगर ये ध्रुव ठीक यहां सामने होते, इसके बाद एक सामने, ये जो किली है, ये वाली जो स्थिति है, इसके सामने होते, ये ध्रुव जो है यहां होता और ये ध्रुव ऑटोमेटिक यहां आ जाता, तो दोनों ध्रुव सीधे हो जाते, तब माना जाता कि पृथ्वी बिल्कुल सीधी है। लेकिन थोड़ी सी झुक गई है पृथ्वी, 23.5 डिग्री यहां न होकर ध्रुव थोड़ा इधर बेंड हो गया है, तो ये 23.5 डिग्री का एंगल आता है। इसी को झुकाव कहा जाता है पृथ्वी का। मतलब यहां देखिए, ये वृत्त जो है टोटल कितना होता है? 360 डिग्री का, और इसे अगर 4 भागों में बांट दिया जाए तो ये कोण जो बनता है 90 डिग्री का बनता है। इसको बीच से यदि बांट दिया जाए तो 90 ये बना है, अब ये 45 अंश का हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 90 क्योंकि है। और इसको भी बीच से बांट दिया जाए तो क्या 45 में यह आधा नहीं हो जाएगा, थोड़ा आधा हो जाएगा। तो मान के चलिए 45 का आधा 22.5 लगभग होता है, लेकिन 22.5 से थोड़ा 1 डिग्री ज्यादा है, तो मान के चलिए इस पॉइंट पे यह झुका हुआ है। मतलब कहिए सीधा ये यहां चलाता है पृथ्वी, ये सीधी ना होकर थोड़ा बेंड हो जाती है 23.5 डिग्री, यहां इसका झुकाव हो जाता है। बड़ा सिंपल है यार, कुछ नहीं है इसमें। ठीक, झुकाव कितना है? तो 23.5 डिग्री है। उपग्रह इसका कितना है? ये एक उपग्रह है, कौन? चंद्रमा। अभी आगे आने वाले क्लासों में चंद्रमा को भी देखेंगे बड़े डिटेल में। वायुमंडल इस पर कितना है भाई? तो वायुमंडल जो नाइट्रोजन जो है वो 78%, ऑक्सीजन इस पर कितना है? 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ गैस है और कुछ आर्गन और सल्फर, तमाम प्रकार के अन्य गैसें पाई जाती है पृथ्वी पर वायुमंडल में। ज्यादातर नाइट्रोजन है 78%। ठीक, गुरुत्व क्या है इसका? गुरुत्व का जो मान है वो 9.07 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। मतलब आप गुरुत्व क्या होता है? गुरुत्व यहीं पे इस चीज को समझ लीजिए। कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ आती है, जब पृथ्वी पर गिरने लगती है, मान लीजिए अंतरिक्ष से बहुत पता नहीं कहां से आ रही है कोई वस्तु और पृथ्वी की तरफ आ रही है, पृथ्वी पर गिरते ऊपर से आ रही है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और मान लीजिए कोई वस्तु यहां से आ रही है, यहां से गिर रही, यहां जब आ रही है तो पता भाई यहां आ रहा है, यहां कुछ स्लो है, यहां आते आते कुछ तेज हो गया, यहां आया और तेज हो गया, यहां आया और तेज हो गया। मतलब जैसे जैसे पृथ्वी की तरफ आ रहा है वो तेज होता जा रहा है, और ये सब जो तेज हो रहा है इसी को सेकेंड में नाप लिया जाता है। मतलब इसका हुआ कि 1 सेकेंड में जितना परिवर्तन हुआ तेजी में पृथ्वी की तरफ आने में, उसी 1 सेकेंड में जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसको क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन को ही
गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है और इसी गुरुत्वीय त्वरण को g से प्रदर्शित किया जाता है और उसी g का मान 9.807 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी से चलते हैं तो तुरंत 50 की रफ्तार गाड़ी स्टार्ट करते ही तो चल नहीं देता। तो गाड़ी जब स्टार्ट होता है तो एक सेकेंड पर हो सकता है 10 का रफ्तार हो, 3-4 सेकेंड जाते जाते 2 सेकेंड हुआ, मान लीजिए 15 का रफ्तार हो गया, 3 सेकेंड हो गया 20 का रफ्तार हो गया। तो गाड़ी भी तो रफ्तार इसे सेकेंडों में पकड़ता है, सेकेंड करके, क्योंकि सेकेंड से छोटी यूनिट को यहां लिया नहीं जाता, तो सेकेंड करके गाड़ी का रफ्तार आगे बढ़ता है। उसी प्रकार कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ आती है तो उसका रफ्तार पृथ्वी के ओर आने में सेकेंड में, हर सेकेंड में कितना रफ्तार पकड़ रहा है उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। बस यहां इतना ही जानिए। और जिसे g से प्रदर्शित किया जाता है और g का मान 9.807 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, ये कहानी रही, बड़ी सिंपल कहानी। इसको तो आप लोग स्क्रीनशॉट मारते चलिए और समझते चलिए। अब कहानी आती है पृथ्वी से संबंधित कुछ अदर फैक्टों की। इतने में सारा चीज तमाम हो गया, कुछ भी नहीं बचा है कि मानिए। अब साथियों हम लोग पृथ्वी से संबंधित कुछ डेटों को देखेंगे। ये डेट वनडे एग्जामों से लेकर यूपीएससी का कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन भर भर के आए हुए हैं। इन डेटों का बड़ा ही महत्व है किसी भी एग्जाम के लिए। तो इन डेटों को थोड़ा समझिएगा। 4-5 डेट है कुल, लेकिन इनको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि रट्टा मारेंगे ना तो दिमाग से निकल जाता है, और समझ लेंगे एक बार ना तो जीवन भर आप भूल नहीं पाएंगे। इस प्रकार मैं यहां समझाने वाला हूं। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि पृथ्वी गोली है और पृथ्वी को विषुवत वृत्त के माध्यम से 2 भागों में विभाजित किया गया है। नीचे वाला जो एरिया है पृथ्वी का वह दक्षिणी गोलार्ध है, इसे क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। और ऊपर वाला एरिया को क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध। और ये पूरी पृथ्वी सूर्य का 12 महीने में एक चक्कर काट लेती है। पूरी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 12 महीने में काट लेती है। ठीक, अब इन्हीं 12 महीनों को हम लोग देखेंगे कि कब उत्तरी गोलार्ध में दिन होता है बड़ा, कब दक्षिणी गोलार्ध में दिन होता है बड़ा। तो एक मैं ग्राफ बना रहा हूं छोटा सा, इसको थोड़ा देखिएगा। ये यहां है 21 मार्च, क्या है 21 मार्च। इस 21 मार्च को बसंत विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बसंत विषुव कहा जाता है इस 21 मार्च को। और 21 मार्च से 23 सितंबर तक, यहां क्या है 23 सितंबर है, 23 सितंबर है। इसे शरद विषुव कहा जाता है, शरद विषुव कहा जाता है इसे। ठीक, अब 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक दिन बड़े होते हैं। मार्च का आप लोगों ने महीना देखा होगा, मार्च जब बसंत ऋतु होता है तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक दिन बड़े होते हैं उत्तरी गोलार्ध में, इस वाले एरिया में। इस वाले एरिया की बात अभी नहीं की जा रही, इस वाले एरिया में। कब तक, 21 मार्च से 23 सितंबर तक। तो यहाँ 21 मार्च से 22, 23, 24, 25 मार्च होते हुए दिन जब 21 जून आता है, 21 जून का जब दिन आता है तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो जाता है, सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून को क्या हो जाता है, सबसे बड़ा दिन हो जाता है, बड़ा दिन हो जाता है। ठीक, 21 जून को, इसका मतलब उल्टा है, अभी हुआ जब दिन ही बड़ा हो गया है, बहुत सारा समय दिन बड़ा हो गया है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में रात छोटा होता होगा। बिल्कुल, यहां 21 जून को ही रात जो है बिल्कुल छोटी होगी। उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी जो रात है वो 21 जून को होगा, क्योंकि भाई दिन ही बड़ा हो गया है ना। जब दिन बड़ा हुआ तो रात, नच्चे का रात बचा, तो रात सबसे छोटा हुआ 21 जून को। ठीक, अब 21 जून से धीरे
दिन छोटा होता जाएगा। अब इसका मतलब यह कतई नहीं है कि रात से छोटा दिन होने लगा। अब भी 23 सितंबर तक दिन ही बड़ा है, लेकिन 21 जून की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता जा रहा है दिन। 23 सितंबर आते आते दिन और रात दोनों बराबर हो जाएंगे। 21 मार्च को भी दिन रात बराबर होता है और 23 सितंबर को भी दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक, तो यहां पे आकर दिन और रात दोनों बराबर हो गए और 21 मार्च से 23 सितंबर तक दिन बड़ा रहता है। अब 23 सितंबर से कहानी आगे बढ़ती है और फिर 21 मार्च तक आ जाती है। 21 मार्च तक यही वाला 21 मार्च है, क्योंकि अब 23 सितंबर से फिर 21 मार्च पे जा रहा है ना भैया, एकदम क्लियर रहिए। जब 23 सितंबर आता है तो बारिश सारिश का मौसम आता है, उसके बाद आगे आगे बढ़ते तो फिर मार्च तो आता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर होते हुए फिर मार्च आता है, होली फिर 21 मार्च यहाँ आ गया। अब इस दौरान ठंडी रहती है, लगभग बरसात बाद ठंडी आती है। तो अब 23 सितंबर से क्या होता है, यहां दिन बड़ा हुआ था, यहां से अब दिन छोटा होता चला जाएगा 21 मार्च तक। यहां से क्या होगा, दिन छोटा हो जाएगा। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध की कहानी चल रही है। सबसे छोटा दिन कहां हो रहा है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में। इसका मतलब सबसे बड़ी जो रात है, सबसे छोटा दिन है, सबसे छोटा दिन, और सबसे बड़ी रात जो है वह इसी दिन होगी। भाई सबसे छोटा जब दिन हो गया है तो सबसे बड़ी रात तो होनी ही है। सबसे बड़ी रात हो गई तभी तो सबसे छोटा दिन हुआ है। ठीक, इसी का उल्टा है यहां पे। ठीक, अब यहां से लेकर यहां तक क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। लेकिन 21 मार्च का जब समय आता है तो दोनों दिन और रात बराबर हो जाते हैं, जिसे बसंत विषुव कहा जाता है, जो कि मैंने यहां बताया हुआ है। ठीक, वही दिन आ गया। ये उत्तरी गोलार्ध का मैटर है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध की कहानी है। उत्तरी गोलार्ध की ये कहानी है। ठीक, अब दक्षिणी गोलार्ध में यही कहानी देखिए। यही कहानी दक्षिणी गोलार्ध में देखिए। 21 मार्च से 23 सितंबर तक दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या हुआ है, 21 जून को सबसे बड़ा हुआ है ना। इसका मतलब यहां जो 21 जून को जो यहां होगा वह दिन छोटा होगा। भाई दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा हो गया है ना, तो 24 घंटे का एक दिन होता है। जब पूरा दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन हो गया है तो दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन होगा वह छोटा होगा। दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा, और जब दिन छोटा होगा दक्षिणी गोलार्ध में तो इसका मतलब यह हुआ कि दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी होगी इसी दिन। समझिएगा बिल्कुल, पृथ्वी एक ही है और 24 घंटे में चक्कर काट रही है। 24 घंटे में उत्तरी गोलार्ध में भी कहानी हो रही है और दक्षिणी गोलार्ध में भी कहानी हो रही है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन बड़ा हो गया है तो दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि दिन एक ही है, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा हो जाएगा। और जब दिन सबसे छोटा है दक्षिणी गोलार्ध में तो इसका मतलब रात बड़ी हुई होगी दक्षिणी गोलार्ध में। किस दिन, 21 जून के दिन। समझ में आ रहा है? यही कहानी अब यहां देखिए यही कहानी। जब इधर छोटा दिन हुआ, 21 जून को छोटा दिन हुआ था, क्योंकि यहां बड़ा दिन हुआ था 21 जून को, तो 22 दिसंबर के दिन बड़ी रात हो रही है। 22 दिसंबर के दिन बड़ी रात हो रही है, तो इसका मतलब छोटी रात जो होगी यहां पे 22 दिसंबर को दिन दक्षिणी गोलार्ध में छोटी रात होगी, क्योंकि 22 दिसंबर को
22 दिसंबर को बड़ी रात हो रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटी रात होगी। इसका मतलब बड़ा दिन होगा, बड़ा दिन हो जाएगा, बड़ा दिन हो जाएगा इसी 22 दिसंबर के दिन। बस कहानी इतनी है। यदि इसको समझ पा रहे हैं ना तो कुछ है ही नहीं है। दो डेट और हैं, एक है उपसौर और अपसौर वाला। अपसौर जो 4 जुलाई को होता है, जब सूर्य पृथ्वी से दूर हो जाती है, काफी सूर्य पृथ्वी से काफी दूर हो जाता है 4 जुलाई को, उसे अपसौर कहा जाता है। और 3 जनवरी को जब सूर्य पृथ्वी से करीब होता है उसे उपसौर कहा जाता है, वो 3 जनवरी को होता है। तो 3 जनवरी और 4 जुलाई ये दो डेट, बड़ा दिन सबसे 21 जून को, छोटी रात सबसे बड़ा रात 22 दिसंबर को, और इसी का ठीक उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में होगा। इतनी क्या कहानी आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक, ये इतनी कहानी समझ में आई है साथियों तो लाइक करके जाइएगा और इस पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, लाइक शेयर करते चलिए और क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो तब तक के लिए जय सिया राम, बाय बाय।